अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको एक और लेक्चर में। इनफैक्ट ये हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसी का पार्ट 2 बोल सकते हैं इसे। हमने उसको कहाँ तक किया था यार, जो क्या समझ रहे थे हम, कोग्निटिव बयास ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सेक्शन में। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था ग्रीड एंड फियर। वो आई थिंक पांचवा नंबर था, कौन सा था? तो डेफिनेटली आपने अपने पास उसको लिख के रखा होगा, देख लेना। अब आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट आता है जी हमारे पास नंबर 6, कर लेते हैं इससे, जो भी नंबर था। एंकरिंग, ये क्या होता है? एंकर समझते हो ना क्या होता है? वो जो हवाई जहाज, सॉरी बहरी जहाज जो सा होता है, शिप, उसमें एक एंकर होता है। और जब उसको रोकना होता है, उस भारे से एंकर को समुंदर के अंदर फेंकते हैं। वो डीप जाके अंदर काफ़ी भारी होता है, तो जाके तय के साथ लग जाता है, तो लटक जाता है एक तरह का ना, उसके साथ एंकर हो जाता है। फिर वो उससे आगे नहीं जाता। समझ आ गई एग्जाम्पल से एंकर किसको बोलते हैं? अब ट्रेडिंग में ये एंकरिंग आप कैसे करते हो और आपको ये बुरी तरह से नुकसान कैसे पहुंचाती है, ये बहुत ज़्यादा ना आप भी करते रहे होगे अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो। एक्सपीरियंस आप ले चुके हो फॉरेक्स मार्केट का, तो डेफिनेटली आपने लाजमी ये किया होगा। इनफैक्ट डेमो में भी आपने शायद ये काम किया हो, लेकिन डेमो में ये काम बहुत कम करते हैं, ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब रियल पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ होता है ना, तब आप एंकर करते हो। ठीक है, तो फर्ज करते हैं आपने एक ट्रेड लगाई, बाय की। आपको लगता था कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अब फर्ज करते हैं आपने उसको जो भी एनालिसिस किया, जिस तरह भी किया, बाय किया आपने 100 के लेवल से, 100 रुपए पे थी वो चीज़ मान लेते हैं, और आपने यहां से इसको बाय कर लिया। अब प्राइस जाती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे करने के बाद फाइनली वो आती है, कह लेते हैं उसको 90 के ऊपर। ठीक है, अभी आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है। जितने भी पिप्स, जितने भी डॉलर्स बनते होंगे आपकी ट्रेड के हिसाब से, 100 पे बाय किया था, प्राइस आ चुकी है 90 पे। ठीक है, 90, 91, 92 मूव कर रही है। अब आपको पता चलता है कि जी मेरा जो एनालिसिस था ना वो गलत था, मुझे बाय नहीं करना चाहिए था, मेरे से ना यहाँ पे एक गलती हो गई है, मुझे थोड़ा मज़ीद सोच समझ लेना चाहिए था। किसी भी वजह से आपको पता चलता है कि नहीं यार, मैंने ज़रा जल्दबाजी करके ट्रेड लगा दिया, मुझे बाय नहीं करना चाहिए था। प्राइस इस टाइम खड़ी है जी अब 95 के ऊपर। ठीक है, $5 का, $5 का कह लो, आपको इस टाइम लॉस हो रहा है। अब आप पता है क्या कहोगे कि चल यार, अभी 100 पे वापस आती है ना, मैंने ट्रेड को बंद कर देना, ये आइंदा नहीं मैंने ये काम करना, बस ये 100 पे वापस आए, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पे मैं इस ट्रेड को बंद कर लूँगा। आपने एंकर कर लिया खुद को 100 के साथ, लटका लिया अब आपने अपने आप को इस प्राइस के साथ। आपने अक्सर खुद भी ये करते हुए देखा होगा, यहाँ पे ट्रेडर्स को भी ये करते हुए देखा होगा कि यार ठीक है, मैंने ये ट्रेड लगा लिया, थोड़े से लॉस में जा रही है, इतनी फ्लक्चुएशन होनी है इसमें, मैं अपना 100 के ऊपर वापस या तो इस ट्रेड को बंद कर दूंगा, या फिर 100 के ऊपर मैं अपना टीपी रख लेता हूँ। आप रख सकते हो, जब प्राइस 95 पे आ चुकी है ना, तो आप अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर भी अपने टीपी को कर सकते हो। ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के ऊपर आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। तो अक्सर ट्रेडर ये कहते हैं जी मैंने बस ये फ्लैट हो जाए मेरा प्रॉफिट लॉस, तो मैंने बाहर आ जाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ 80% केसेस में ये वापस 100 पे नहीं आने वाला। प्राइस ने वापस जाना है 80 पे, 85 पे, 70 पे, और हो सकता है आपने 70-75 पे कहीं भी अपना स्टॉप लॉस रखा हो और वो हिट हो जाना है। मुझे बताओ, खुद को कभी माफ़ कर पाओगे कि 95 पे ही यार मैं बाहर आ जाता? लिटरली आपका फिर से दिल करेगा मैं अपने मुंह पे एक चुपेर मारूं कि मैंने ये 5 का लॉस
बर्दाश्त नहीं किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ था, प्राइस चली गई है 50 पे, मेरा अकाउंट वॉश होने वाला है। मैंने खुद को एंकर कर लिया था इस फिगर के साथ। अब दूसरा सिनेरियो, मैं कहता हूँ जी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे, आपने 95 के ऊपर अपनी ट्रेड को बंद कर दिया, ठीक है, 5 का लॉस आपने, 5 रुपये डॉलर्स जो भी हैं उसका लॉस आपने बर्दाश्त कर लिया। अब 2 मिनट बाद होता ही है प्राइस 100 पे चली जाती है। यहाँ पे आपके अंदर ना एक अजीब सी वो क्या मरोड़ उठेगा यार कि मैंने क्यों 95 पे बंद किया यार, मैं 100 पे आने का वेट ही कर लेता। ये चीज़ आपको तबाह कर देगी। देखो 95 पे बंद करना आपका डिसीजन था और वो उस डिसीजन पे कायम रहो। आपने कभी भी एंकर नहीं करके बैठ जाना खुद को किसी एक प्राइस के साथ, ठीक है। 95 पे बंद किया, आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है, ठीक है। प्राइस नीचे गिर सकती थी, आपको उस टाइम नहीं पता था। अब इस टाइम क्योंकि आपको पता चल चुका है, आप फ्यूचर में आ चुके हैं, तो इस चीज को लेके सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि आइंदा मैं ये हरकत नहीं करूंगा। आइंदा यकीन करो बुरी तरह से ये तुम्हें बर्बाद करेगी ये चीज। एंकर नहीं करना खुद को किसी चीज के साथ, ठीक है। किसी प्राइस के साथ थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, पता चल गया मेरा डिसीजन गलत था, एनालिसिस गलत था, 1 मिनट से पहले उस ट्रेड को बंद कर दो। जितने भी वो थोड़े बहुत लॉस में है या ज़्यादा लॉस में है, आपने फ़ौरन जब भी आपका माइंड चेंज हो गया है, पता चल गया है कि मेरा एनालिसिस गलत था, उसको बंद कर देना है। मैं कहता हूँ उसके बाद वो चाहे 100 पे चली जाए, 150 पे चली जाए, आपने उसको लेके अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है यार। यही तो नर्व्स होते हैं एक ट्रेडर के, कि मैंने अपने जो रूल्स बनाए हुए थे मैं उन पे पक्का रहा हूं, यही आपकी जीत है। आपका रूल था मैंने एंकर नहीं करना, आपने एंकर नहीं किया, आप विन कर गए हो यार, लिटरली आप विन कर गए हो। उसके बाद मैं कहता हूँ प्राइस चली जाए 100 के ऊपर चली जाए, जो आपने बाय किया था और ऊपर चली जाए, आप सोचोगे यार मैंने तो 95 पे लॉस पे इसको बंद कर दिया, ये तो 100 से ऊपर बाद में 120 पे चली गई है, मेरा तो एनालिसिस भी ठीक था। तो यहाँ पे आपका ना अपने आप को कुछ करने का दिल करेगा। मेरे भाई कंट्रोल करो अपने ऊपर, तुमने अपने रूल्स को फॉलो किया है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जो उसकी जीत होती है वो उसके रूल्स को फॉलो करना होती है, ठीक है। जब रूल फॉलो कर लिया, समझ लो तुम उस ट्रेड में प्रॉफिट में निकले हो, कुछ ना कुछ लेके निकले हो, लिटरली कुछ ना कुछ लेके निकले हो। तो आपने किया होगा ये, इसको अपने पास लिख के रखो, इसको कभी भी नहीं करना। फिर जितना मर्जी आपको लालच फील हो, जितना मर्जी आपको 1-2 दफ़ा ऐसे होने के बाद आपको हो कि नहीं जी अगली दफ़ा मैंने एंकर नहीं करना, उसी दफ़ा तुमने डूबना है। सही बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी कितनी दफ़ा हुआ है, हर ट्रेडर के साथ होता है। तो किसी वजह से आपको इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नंबर 7 पे। ये है जी राउंड नंबर 42। आपको समझ भी आ गई होगी मैं किस चीज़ की बात करने लगा हूँ। राउंड नंबर्स ना कोग्निटिवली नेचुरली आप लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर इनकी तरफ जो इनका झुकाव है ना वो पाया जाता है। मैं अगर आपको कहूँ मैं आपको मिलने आ रहा हूँ और मैं 20 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा, आप कहोगे ओके। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आ रहा हूँ 19 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा, आप कहोगे हैं क्या मतलब, इसकी नहीं आपको समझ आई। और राउंड नंबर आपको पता था 20 मिनट का मतलब क्या है, ठीक है। 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 19, 18 भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं एग्जैक्टली 19 की बात करूंगा ना, तब आपका ज़हन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार ये क्या अनयूजुअल सी बात की जा रही है मेरे साथ। सब राउंड नंबर कहते हैं, तो ये भाई साहब 20 क्यों नहीं कह रहे, ये मुझे एक ज़हनी मरीज लगता है। हालांकि उसने कोई गलत बात नहीं की है भाई, हो सकता है वो एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करके तुम्हें बता रहा हो, लेकिन नेचुरली हम लोग राउंड नंबर की तरफ जो है ना उनको फोकस करते हैं, उनकी तरफ हमारा ज़्यादा वो झुकाव होता है। ट्रेडिंग में ये चीज़ कैसे काम करती है, ट्रेडिंग में आप लोग अक्सर नोटिस करोगे कि आप अपने जो स्टॉप लॉस रखते हो वो एक राउंड नंबर, ज़्यादातर जो लेस सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स उनको बोल लो, जिनको नहीं इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया होता, वो अपने स्टॉप लॉसेस
मिसाल के तौर पे उनको लगता है कि स्टॉप लॉस टीपी या फिर हम लिमिट ऑर्डर्स की भी बात करें, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप या जो भी होते हैं, वो एक राउंड नंबर के ऊपर रखना पसंद करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैंने बाय किया और मुझे लग रहा था कि मार्केट, अगर मैंने 5 रुपये से बाय किया और मुझे लगा कि अगर ये प्राइस 0 पे चली गई ना तो मैं अपने स्टॉप लॉस से अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ट्रेड को बंद कर दूंगा। मैंने राउंड नंबर के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया है, मेरा वो राउंड नंबर हिट होना ही होना है। हो सकता है प्राइस 0 को हिट करे, -1 को हिट करे, उसके बाद ऊपर निकल जाए। मार्केट इन राउंड नंबर्स को कुछ नहीं समझती। स्पेशली ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो आप लोगों के जो स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं इस तरह से हिट करवाते हैं। वो जानते हैं कि इस जगह पे इन्होंने अपने ऑर्डर्स पुट किए होंगे। तो जब भी अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो, कोशिश करो कि राउंड नंबर से थोड़ा सा नीचे रखो, ठीक है। 95 पे रख दो, 94 पे रख दो, -95 94 पे, सॉरी वो 0 से नीचे -4 5 बनेगा वो, ठीक है, उस पे रख दो ताकि मार्केट 0 से नीचे -1 -2 पे स्टॉप लॉसेस हिट करवाती भी है तो आप लोगों ने कम से कम ये राउंड नंबर ब्यास का आप लोग शिकार ना हुए हो। इसी तरह से अगर मुझे लगता है कि मार्केट मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाना है, मुझे लगता है कि मार्केट 50 को टच करेगी और उसके बाद मार्केट अभी 60 पे है, मार्केट नीचे आएगी 55 50 पे आके 50 को टच करेगी और उसके बाद वापस उठना शुरू हो जाएगी, तो मैं 50 पे अपनी एक बाय लिमिट लगा देता हूँ। हो सकता है मार्केट 50 को टच करे ही ना, मार्केट 53 से ही वापस उठना शुरू हो जाए, 54 से वापस उठना शुरू हो जाए, 52 से वापस उठना शुरू हो जाए। मार्केट राउंड नंबर्स पे कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने अपना जो ऑर्डर है बाय का वो 53 पे लगा दो, 54 पे लगा दो, 55 पे लगा दो यार, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉस में चली जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपने अपना काम तो पूरा किया होगा। ऐसे ही है। और मार्केट में कई ऐसे लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे आते हैं जो राउंड नंबर्स के ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली उसमें एक लेवल था 1.10,000 का, प्राइस ऊपर जा रही थी 1.10,000 के लेवल तक। ट्रेडर्स को लग रहा था कि यार ये बड़ा अच्छा, पीछे यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप भी बना हुआ है और बड़ा अच्छा एक ये भी है, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस लेवल भी है और ऊपर से एक राउंड नंबर भी है 1.10,000 पूरा। तो यहाँ से कहीं से मार्केट ने आके ना रिवर्स होना है। मार्केट 1.10,000, 1.10,500, 1.10,900, 1.11,000, 1.11,500 और फिर 1.12,000 पे जाके सबका बेड़ा गर्क करके फिर नीचे गिरी है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रीड काम कर रहा था लोगों का, राउंड नंबर भी और रेजिस्टेंस लेवल भी ये वो, मार्केट ने ठीक ठाक अपना बैलेंस पूरा करने के बाद नीचे गिरी है। तो ये तो है वो बड़े चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया ना। आपने टीपी, एसएल या बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए राउंड नंबर्स को देख लेना है कि कहीं आप बाकियों की तरह राउंड नंबर्स के ऊपर अपना स्टॉप लॉस टीपी तो नहीं लगा रहे, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आता है, ये क्या मसला है यार, ये हैंग हो गया, क्या हुआ ये, अच्छा जी, नंबर 8 पे हमारे पास आ जाएगा। ये पेन क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, हर्डिंग क्या होती है, भेड़ चाल। सिर्फ ये मार्केट के अंदर ही नहीं, दुनिया के सभी नेचर है इंसान की, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को जाता हुआ देखता है पागलों की तरह, बकरों की तरह उस लाइन में लग जाता है। जिस दुकान पे ज़्यादा रश होता है एवं ही उस दुकान का हमारे ज़हन में बन जाता है कि भाई यहाँ पे रश है, इसका माल बहुत अच्छा होना है, ठीक है। हर्डिंग ये नेचर में आप लोगों की, ठीक है, हर कोई इसको फॉलो करता है। देखो, एक कहते हैं कि एक, और ये इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, एक हजूम जो उनसा होता है ना, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि एक जुलूस निकला हुआ है बड़ा गुस्से वाला, ठीक है, किसी वजह से, तो वो जुलूस जो उनसा है ना, वो एक एहतजाज कर रहे हैं लोग, और जहाँ जहाँ पे रास्ते में
जो चीज़ें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं उनके शीशे तोड़ते जा रहे हैं, दुकानों को मारते जा रहे हैं, चीज़ें उठा उठा के फेंकते जा रहे हैं। एक हजूम बना हुआ है वो। आप एक समझदार इंसान हो, आप हजूम से बाहर खड़े हो के डेफिनेटली आप ये कहोगे कि यार ये क्या बकवास हरकत कर रहे हैं, गलत बात है, ये जहालत है। ठीक है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ उस हजूम में एक और बंदा पकड़ के अपने साथ बाहर खड़ा करो, उसको 5-10 मिनट पानी पिलाओ, बोतल शोतल पिलाओ, और उसके बाद उससे पूछो कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बंदा भी कहेगा यार ये क्या बकवास है, कितनी जहालत है। अभी आपने इसको उन्हीं में से निकाला है। अब एक हजूम ऐसा देखते हो, ज़रा खुद उसके अंदर चले जाओ। ठीक है, 5 से 10 मिनट के बाद तुम भी मज़े ले रहे होगे, तुम भी चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे होगे, मार रहे होगे कि ले भाई बहुत स्वाद आ रहा है। तुम्हारा दिमाग बंद हो चुका है। ग्रुप थिंकिंग जब काम करती है ना इस तरह के मामलात में, आपका दिमाग बंद हो जाता है। ये एक पूरी बाकायदा स्टडी है इसके ऊपर। ठीक है, तो कहते हैं कि एक हजूम के अंदर जब आप हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ ये नहीं होती कि आप उन लोगों को समझाना शुरू कर दो कि तुम गलत कर रहे हो। वो तुम्हारा कलेजा भी निकाल लेंगे उस टाइम, यकीन करो, तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। उस टाइम वो इंसान नहीं है, उस टाइम वो जानवर बने हुए हैं, उनके दिमाग बंद हुए हुए हैं। एक हजूम का अफेक्ट आया हुआ है, एक वो वाइब ऐसी बनी हुई है जिसने उन सब के ऊपर ओवरकम किया हुआ है। तो उनके अगेंस्ट जाओगे उसी हजूम में रहते हुए, वो तुम्हें मार डालेंगे, कुचल डालेंगे। तो मोस्ट जो कॉन्ट्रेरी थिंग होती है ना, सबसे अलहदा चीज़ एक हजूम के अंदर, वो ये होती है कि थिंक फॉर योर सेल्फ। सिर्फ अपनी हद तक रहते हुए ये सोचने की कोशिश करो कि तुम ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर हजूम में हर बंदे ने ये सोचना शुरू कर दिया तो वो वाइब सारी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जानी है। अगर एक ग्रुप के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे, वो देखो वो पूरा ग्रुप है, ठीक है, वो उनकी थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग के अगेंस्ट तुम कोई बात करोगे तो वो हो सकता है तुम्हें मार दें। सही कह रहा हूं, वो मारने के बाद उनमें से एक एक को बाद में शायद अंदाजा हो कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उस टाइम उनके दिमाग बंद हुए हुए हैं। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में भी आप अगर किसी 10 बंदों में बैठे हुए हो ना, और वो 10 के 10 बंदे कह रहे हैं कि जी मार्केट ने बाय में जाना है, आप एक ठीक ठाक अच्छे एनालिस्ट हो और आपको लगता है मार्केट ने सेल में जाना है, आप उनको ज़रा ये कह के देखो, इस कदर तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हारे तबक रोशन हो जाएंगे। उसके बाद बेशक मार्केट सेलिंग में चली जाएगी, लेकिन उनके साथ ये बात शेयर करने के बाद तुम्हारा अपना दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, ये सब पागल कैसे हो सकते हैं यार, 10 के 10 बंदे कह रहे हैं बाय में जाना है तो मैं एम ही सेलिंग बना के बैठा हूँ। तुम्हारा अपना एक वो डाउट आ जाएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगी तुम्हारे अंदर, एक सेल्फ वो आ जाएगी, क्या कहते हैं उसको, डाउट करना खुद पे कि यार ये सब क्या हो रहा है। हर्डिंग इंसान के अंदर बाय नेचर मौजूद है। हर्डिंग आप अगर हजूम को देखते हुए बाय कर लेते हो और आपको पर्सनली ऐसा लगता था कि ये हजूम गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, लेकिन आपने हजूम को देखते हुए उस डायरेक्शन में अपना बयास बना लिया, तो एक दिन मुंह के बल गिरोगे। यहाँ पे 90% लोग लॉस करते हैं। 90% मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 90 लोग बाय कर रहे थे, उन्होंने अपना लॉस कर दिया। 10 लोग सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब बताओ उन 90 को देखते हुए हजूम के पीछे जाओगे तो फॉरेक्स मार्केट की बात हो रही है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, इंसान की एक फितरत है, वो अकेला गलत साबित हो ना तो उसको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर उसके साथ 10 लोग और गलत साबित हों तो वो बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, क्लास में तुम अकेले फेल हुए हो तो कैसा फील आएगा, लेकिन तुम्हारे 6-7 दोस्त तुम्हारे साथ फेल हुए हैं, तुम लोग पार्टी करोगे, खुश होगे, एंजॉय करोगे। हाँ जी फेल हो गए। समझ रहे हो ना, ये फितरत है इंसान की।
अकेले गलत होने की बजाय वो हजूम के साथ गलत होना बर्दाश्त कर सकता है। और ये ना तुम्हें वो जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं ना, जो डाटा फोरकास्ट करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखा है ना, जो फोरकास्ट होती है, ये आपको वहाँ पे भी काम करता हुआ नज़र आएगा। देखो कई एनालिस्ट्स होते हैं जो फोरकास्ट जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उन्होंने बना के देनी होती है। वो एक बंदा कहता है जी इन्फ्लेशन इस दफ़ा आनी है, जॉब्स के डाटा की बात कर लेते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरे हिसाब से जॉब्स का डाटा इस दफ़ा आना है 1,10,000। एक बंदा कहता है 1,15,000। एक बंदा कहता है 1,08,000। आपने एनालिसिस किया, आपको आपका जो रिज़ल्ट आया आपके मुताबिक तो 1,65,000 जॉब्स मिलने वाली हैं। इन लोगों में हाईएस्ट अगर किसी ने किया हुआ है ना, वो 1,10,000 का किया हुआ है। आप अकेले ही 1,65,000 का एनालिसिस करके बैठे हुए हो, ठीक है। इनमें से 1,07,000 भी कुछ लोग कह रहे होंगे, ठीक है। तो कई लोग होंगे, आप देखोगे कि यार ये सारे इतना कह रहे हैं, मैं 1,65,000 वाला जो वो है कर दूं आगे अपना एनालिसिस। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। इन सब को देखते हुए आप खुद सेल्फ डाउट आ जाएगा आपको कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है। अब बेशक आप ठीक हैं, आपका एनालिसिस इन सबसे बेहतर था, लेकिन आप कभी भी इनको ये नहीं कहोगे कि 1,65,000 डाटा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अगर 1,65,000 का डाटा आता है तो फिर तो बड़ा मज़ा आना है, आपको बड़ी खुशी होनी है। लेकिन आप पहले तो 1,65,000 जब इनके सामने पेश करोगे, ये सारे हंसेंगे। और उसके बाद डाटा अगर आ गया ना 1,15,000, ये सबकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया, लेकिन उनके पास पास आया है, ठीक है। तो ये इन लोगों को इसने गलत साबित नहीं किया, लेकिन आपको बड़ी बुरी तरह से गलत साबित कर दिया। ये इस तरह की सोचें आपको डराएंगी और आप अपना एनालिसिस शेयर ही नहीं कर पाओगे उस हजूम की वजह से, ठीक है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप मैक्सिमम भी पता है क्या करोगे, इकोनॉमिस्ट्स क्या करते हैं जो इस तरह का, और ये बड़ी दफ़ा होता है, हर दफ़ा होता है इस तरह, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट बेचारा, अगर मैक्सिमम किसी ने फोरकास्ट की भी है ना 1,10,000 की, तो वो फोरकास्ट कर देगा 1,15,000 की। ये स्टिल सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है। उसका एनालिसिस था 1,65,000 का, लेकिन उसने वो नहीं किया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया उसने बेशक सबसे ज़्यादा कर दिया। अब 1,15,000 आता है तो आप स्टिल सही साबित हुए हो, या फिर 1,00,000 और मैं कहता हूँ 1,00,000 छोड़ो, सिर्फ 90,000 आ गया डाटा, आप सबके साथ गलत साबित हुए हो। मैक्सिमम 110 का हुआ था लोगों ने, मिनिमम 107 का हुआ था, डाटा आया 90। सारों को जूतियां पड़ी हैं, लेकिन ये जूतियां सब इंजॉय करेंगे क्योंकि सारे गलत साबित हुए हैं भाई। इसमें किसी का कैरियर दाव पे नहीं लगा, इसमें किसी की जॉब नहीं गई, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, डाटा है आता रहता है। ये इस तरह से हर्डिंग जो अभ्यास है ना, वो फॉरेक्स मार्केट में काम करता है। तो ट्रेडिंग में आपने इससे कैसे बचना है, एक ही एंटीडोट है कि थिंक फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपका अपना एनालिसिस अच्छा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है आपको उसके ऊपर, तो देखो बाकियों के व्यू के लिए ओपन रहो, बाकियों का व्यू सुनो, देखो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि वो गलत है, देखो ओपन होने के बाद, खुद को फ्लैट करने के बाद आपने अगर एनालिसिस किया, आपने बाय करना था, आपने छोड़ दिया, मैं नहीं अभी बाय करता, मुझे बताओ सेलिंग में कैसे जा रही है मार्केट। आपने ओपन माइंडेड रहते हुए उन सब का एनालिसिस सुना, अच्छा जी ऐसे जा रही है सेलिंग में, ठीक है। अब आप अपने एनालिसिस के साथ उसको मैच करो कि यार मैं अगर बाय कर रहा था तो इनकी सेलिंग में ज़्यादा पावर है या मेरी बाइंग में ज़्यादा पावर है। लॉजिकली रहते हुए दोनों तरफ से मार्केट को देखना शुरू करो। अगर स्टिल आपको लगता है कि यार नहीं एनालिसिस मेरा ठीक है, बाइंग में जाना चाहिए, तो अपने एनालिसिस को इस वजह से गलत ना होने देना कि 10 लोग कह रहे हैं कि मार्केट ने सेल में जाना, ना 10 के 10 की सुनो कि क्यों सेलिंग में जाना। नहीं समझ आती उनकी बात, नई लॉजिक्स के ऊपर पूरी बैठती, तो अपने व्यू पे कायम रहो, हर्डिंग की तरफ ना चले जाना,
90% लोगों में शामिल हो जाओगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये भी याद रखिएगा, ये कोई ब्याज तो नहीं है, ये एक इंडिकेटर है, इसको लिख लें बेशक नीचे। ये है मैगजीन कवर इंडिकेटर। ये भी मैंने एक बुक से देखा था, जब मैंने इस पर स्टडी की तो ये वाकई बड़ा मज़े का काम करता है। एक पेयर जिसमें कोई बुलिश ट्रेंड चला हुआ है और मज़ीद लग रहा है कि ये चलने वाला है, और अभी तक उसको कोई खास डिस्कशंस मार्केट में नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम से मार्केट में उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशंस शुरू हो जाती हैं कि ये देखो मैगजीन कवर इंडिकेटर। उसको नाम इसलिए दिया गया कि जब जिस बुक से मैं ये देख रहा था ना, वो उस टाइम वो इस तरह मैगजीन्स वगैरह छपते थे वॉल स्ट्रीट वगैरह के, और उसमें देखते कहते थे कि जिस ट्रेंड के बारे में मैगजीन के अंदर खबर छप जाती थी ना, कि फाइनली सब उसके बारे में बात करना शुरू हो जाते थे कि जी वो देखो वो चीज़ कहाँ पहुंची हुई है, वो इस लेवल पे पहुंच गया, यूरो यूएसडी इस लेवल पे पहुंच गया, ऑयल इस लेवल पे पहुंच गया। जब ये मैगजीन के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाए, आजकल तो मैगजीन नहीं है ना, लेकिन आजकल ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, जब ज़्यादा लोग एक ट्रेंड को डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अब वो नीचे गिरने वाला है, अब उसका बैलेंस खराब होने वाला है। सही है, अब उसने नीचे गिरना है। इसको लॉन्ग रन में कभी ट्राई कर लेना। ये छोटा सा एक इंडिकेटर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, आगे जाके आपके काम आएगा जब ऑब्वियसली जब आपकी स्टडी है वो स्ट्रोंग होगी। ठीक है, तो गौर करना, मैंने कई दफ़ा कमोडिटीज़ के ऊपर गौर किया है। गोल्ड ऊपर जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, फाइनली इतना ऊपर पहुंचा है कि वहां पे जाके गोल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें छपना शुरू हो गई हैं। गोल्ड ने जी अन्नी डाली हुई है, गोल्ड ने ये कर दिया वो कर दिया, और फिर एनालिसिस आ रहे होंगे इसने तो अभी ये 1900 मैं कहता हूँ 1900 के लेवल पे पहुंचा है मिसाल के तौर पे, इसने तो अभी 2300 पे जाना है, इसने अभी 2500 पे जाना है। जब ये 2200 पे पहुंचा था, ठीक है, एनालिसिस आ रहे थे, खबरें छपना शुरू हो गई थी, आर्टिकल्स बड़े बड़े छपना शुरू हो गए थे कि आगे लगता है ये 2500 पे जाएगा, आगे लगता है ये 2600 पे जाएगा। देखें वो हाइलाइट्स में आ गया है, अब इसने नीचे गिरना है। और ये सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, कई जगहों पर ऊपर मैंने ये इंडिकेटर काम करता हुआ देखा हुआ। लॉन्ग रन में वहाँ से ट्रेंड्स रिवर्स होना शुरू होते हैं जब ज़्यादा डिस्कशंस होना शुरू हो जाती हैं उसके बारे में। ठीक है, डेफिनेटली मैगजीन्स तो नहीं आपको मिलेंगे, अब नहीं होते। तो जिस ज़माने में ये उस बंदे ने ये चीज़ बात कही थी तब मैगजीन हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम उसने मैगजीन कवर इंडिकेटर रख दिया कि मैगजीन के कवर पे एक चीज़ आ गई जी, गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर और अभी आगे इतना जा सकता है, समझ लो अब ये नीचे गिरने वाला। आगे जाओगे, मेरी ये बातें आपको जब थोड़ा सा आपकी स्टडी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी ना, आपको समझ आएंगी। बस इनको लिख के रखो, अपने पास रखो, ये इंशाल्लाह एक दिन आपके लाजमी काम आएगा। अच्छा, एक और चीज़ लिख लो अपने पास जो डेफिनेटली ये 9 नंबर है 10 नंबर है, कौन पता नहीं जौन सा भी नंबर है यार, 10 कर लेते हैं इसे। तो क्या था जी, FOMO, इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO ये बड़ी दफ़ा आपने फेस किया होगा कि यार एक ट्रेंड मुझे लग रहा है कि रिवर्स होने वाला है या कहीं भी जाने वाली है प्राइस। मैं फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे प्राइस है, मैं अभी से इसको सेल कर दूँ। ठीक है, अभी आपने कोई ख़ास आपको लॉजिक्स नज़र नहीं आई, कोई ख़ास आपके स्टार्स नहीं बने इस ट्रेड के, लेकिन स्टिल आपके अंदर फियर है कि कहीं आप इस ट्रेड को मिस ना कर दो। ये ना हो कि ट्रेंड रिवर्स हो के यहाँ पहुँचे तब मुझे पता चले, तब मैं सेल करूँ तो ये मेरा ये वाला सारा मूव रह गया होना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट दिस मूव। क्या कोशिश होती है इंसान की कि ट्रेंड के रिवर्स होने से पहले उसके अंदर घुस जाए और उसके ख़त्म होने एग्जैक्टली उसके ख़त्म होने तक उसको एंजॉय करे और वहाँ से वापस आ जाए। तो मेरे भाई वो फिर कोई जादू टूना शुरू कर दे, ठीक है, ज्योतिषी बन जाए,
सितारों का इल्म ले ले जाके कि कहाँ किस एग्जैक्ट पॉइंट से उसने रिवर्स होना है और किस एग्जैक्ट पॉइंट तक उसने रिवर्स होना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग करे, एयाशी करे। एलोन मस्क को मैं क्या कहूँ अब समझ रहे हो ना, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, मीट ऑफ द मूव। फियर अगर आपके अंदर है मिसिंग आउट का, इस फियर को रहने दो यार, मिस कर दो ट्रेड्स को। बहुत जगहों पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाने वाली है और वो नीचे चली जाएगी, आप कहोगे मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से सेल कर लेना चाहिए था, मैं एवं अपने रूल्स के पीछे लग के। तो मेरे भाई बहुत नुकसान उठाओगे अगर अपने रूल्स तोड़ोगे। यहाँ पे तुम्हें अकेले को नहीं, सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट है। बहुत लोगों ने यहाँ पे नुकसान उठा लेना पहले ट्रेड के अंदर एंटर होके। अपने अंदर से इस फियर को खत्म करो। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मीट ऑफ द मूव लेना है यार आपने, ठीक है? उस मीट को एंजॉय करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, बीमार भी नहीं होगे। वो चर्बी शर्बी जब निकल गई हो ना, स्किन निकल गई हो, खाल निकल गई हो, ट्रेंड रिवर्स हो गया हो, फिर यहाँ से यहाँ तक के मूव को एंजॉय कर लो। उसके बाद जितना मर्जी ट्रेंड नीचे जाके रिवर्स हो जाए, तुम इतने मूव को एंजॉय करो कंफर्मेशन के बाद, ठीक? फिर चाहे H1 चार्ट है, फिर चाहे M30 चार्ट है, जो भी है, तुम इतने को एंजॉय करो। यहां से सेल करने के चक्कर में रहे, यहां से पहले ही सेल कर दोगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो लॉजिक्स पे रहते हुए आपने कभी कभार आप करोगे, कभी कभार आप पहले भी सेल करोगे, लेकिन वो एक खास स्टेज होगी आपके। अब अभी वो स्टेज नहीं है आपके पास, ठीक है? तो अभी ये जो FOMO है ये आएगा आपके अंदर, और बस ये ध्यान में रखना कि आपके अकेले के अंदर नहीं, सबके अंदर ही आता है, और सब फिर नुकसान उठाते हैं। जल्दबाजी अभी नहीं करनी है आपने, अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आपने बहुत कुछ सीखना है। और फिर एक और, रिवेंज ट्रेडिंग, ये तो मैं कहता हूं कमाल ही है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने आज $20 बनाने थे, मैंने आज $20 उड़ा दिए। मैं रात को 10 बजे तक मैंने ये 20 वापस लेने हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने अपना लॉस कवर करना है। मैंने ठीक है आज कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने 20 मार्केट को दे के नहीं उठना। अब मैं ट्रेड्स देखना कैसी फाइंड करता हूँ, रात को 60 और दे के उठूंगा, शर्त लगा लो मेरे साथ। और ये आपने भी कई दफा किया होगा, रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेना मार्केट से बदला ले रहे हो। मार्केट क्या, तुमने क्या समझा हुआ मार्केट को? पहले खुद एक गलती की है, 20 का लॉस किया है, वो तुम्हारी गलती थी या मार्केट ने तुम्हें वो कि जी ये भाई साहब दुनिया के उस कोने में, एक छोटे से मुल्क के एक छोटे से शहर में, उसके एक छोटे से गली के एक छोटे से घर के एक छोटे से कमरे के एक छोटे से सोफे पे बैठ के एक छोटे से अकाउंट के साथ ये बंदा ट्रेड कर रहा है, मुझे इसके $20 चाहिए। वो आई है, तुम्हारे $20 लेके चली गई है, भाई मार्केट को पता भी नहीं तुम कहां पे हो, ठीक है? तो ये रिवेंज तुम अपने आप से ले रहे हो, मार्केट से नहीं ले रहे, पछताओगे, ठीक है? वो तुमने गलती की है, उसको एक्सेप्ट करो, वो उससे कुछ सीखो, ना कि मैंने आज इसको वापस लेके जाना। ये कई ट्रेडर्स का मसला है, ये बीमारी है कि यार आज मैंने इतना लॉस कर दिया, मैंने ये कवर करना। उसको कवर करने के चक्कर में क्या क्या दे के जाते हो मार्केट को, फिर ठंडे हो जाते हो, फिर रात को नींद आ जाती है आपको, फिर सोचते हो कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। फिर वो डेफिनेटली फिर ट्रेडिंग को गालियां, मार्केट को गालियां, और ये वो अपने आप को गालियां निकालो भाई, कुछ सीख जाओगे, कुछ बेनिफिट कर लोगे अपना। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पे आपका जो भी लॉस होता है वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। अगर आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उससे कुछ सीखा हो तो वो आपको सिखा के जाता है लिटरली। फिर चाहे वो $1 का लॉस है या $10,000 का लॉस है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होता है, जो आगे आप उससे बहुत बेनिफिट उठा रहे होते हो। वो सीखने की बजाय बदले के चक्कर में पड़ जाओगे तो दिमाग ही बंद है फिर, सही है? और आखिरी चीज,
इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेना। डिसिप्लिन, ये जो कुछ भी ऊपर लिखा है इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और ना सिर्फ इसको, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आओ। सबसे पहला डिसिप्लिन क्या है कि आपने अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको रोबोट की तरह फॉलो करना है, ढीठों की तरह फॉलो करना है कि यार ये मेरा रूल है कि मैंने एंकर नहीं करना तो मैंने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद प्राइस जहां मर्जी जाए, बाहर में जाए, मैंने एंकर नहीं किया, मैंने अपने रूल को फॉलो किया, मैं विन किया। अगर आपने रूल को फॉलो किया, फिर चाहे आपने लॉस किया चाहे प्रॉफिट किया, आपने विन किया क्योंकि आपने अपने रूल्स को फॉलो किया। देखो, लंबी रेस का घोड़ा बनना है आपने, ना कि कुत्तों की तरह जलील होना है इस मार्केट में। लिटरली ये मार्केट कुत्तों वाला हाल कर देती है उन ट्रेडर्स का जो जिनमें डिसिप्लिन नहीं होता, जिनका कोई मतलब मकसद ही नहीं होता ज़िंदगी का यार कुछ। ठीक है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए, अपने रूल्स में डिसिप्लिन लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता आएगा, शुरू शुरू में नहीं आएगा, एकदम से नहीं आ जाएगा। एकदम से लाने की कोशिश भी करोगे ना आवाज़ार हो जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ वन बाय वन खुद को सेट करो। पहले रूटीन सेट करो, फिर अपना उठना बैठना सेट करो, कितने बजे उठना है, कितने बजे बैठना है, क्या करना है, कितनी देर मैंने स्टडी करनी है, कितनी देर मैंने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कितनी देर मैंने चार्ट का एनालिसिस करना है। एक डिसिप्लिन लेके आओ। फिर ट्रेडिंग लगाते वक्त उस ट्रेड के अंदर मेरे कुछ रूल्स हैं, मैंने ये काम नहीं करने, इन चीज़ों को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर। तो होपफुली आपका यार ये पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं ये काफ़ी कुछ आपको सिखाया होगा साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने, और कई चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होंगी। सीख तो ली हैं, अब इन पे अमल करना आपका काम है। और इनमें सबसे जो बड़ा टेक अवे है ना वो यही है कि आपने अपने ना माइंड को ओपन रखना है। ठीक है, आपने हर तरह से मार्केट को देखने की कोशिश करनी है, एक साइड पे होके नहीं बैठ जाना। देखो, आपको नहीं, आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे होते हो। ये हमारा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस बियास आपको लिखवाया था, ये बड़ी जगहों पे आपको तबाह करता है। ये इन सभी जो हेडिंग्स आपको लिखवाई हैं ना कहीं हर जगह पे साथ जुड़ा होता है। फिर चाहे वो एंकरिंग है, फिर चाहे वो कोई भी है यार, वहाँ पे आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही होता है। तो खुद को इससे ज़रा बचाना, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको नहीं पता होता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए हुए हो या अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हो। मैं एक छोटी सी ना ये क्लास के एंड पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखो, अपनी तरफ से आप सही सोच रहे होते हो, लेकिन हर चीज़ का एक दूसरा रुख होता है। उस दूसरे रुख से भी देखने की कोशिश करो। मैं जब बैचलर्स कर रहा था ना, तो जिस एकेडमी में हम जाया करते थे पढ़ने, वो मगरिब के टाइम से पहले पहुंचते थे। तो अक्सर सर के साथ ना नमाज़ पढ़ने चले जाना मैंने। तो एक दिन हम वहाँ पे गए तो उस मस्जिद की ना वो हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसका मज़ीद उसको एक्सपेंड कर रहे थे बढ़ा के। तो अब मस्जिद के बाहर ज़ाहिर है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वो चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे होते हैं ना सबसे। तो मस्जिद के कुछ उस मोहल्ले के कुछ होते हैं जो मेन लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं। तो मैं सर के साथ अंदर गया, वज़ू वगैरह कर रहे हम। तो वज़ू करते हुए ना मैंने सामने दीवार पे बड़ा सा एक वो चार्ट बना हुआ देखा, वाइट बोर्ड टाइप कह लो, और उसमें ना वो लिस्ट बनाते जा रहे थे बॉक्सेस की सूरत में कि इस बंदे ने इतने पैसे दिए हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं उस चार्ट के ऊपर अपना नाम चाहता हूँ कि सब देखें कि जी यूसुफ भट्ट साहब ने 20,000 रुपया 40,000 रुपया दिया है, तो मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे ताकि चार्ट के ऊपर मेरा नाम आ जाए। सही है। तो अब वहाँ पे वो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ना शुरू वाले जो कुछ बंदे थे वो किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, 4,000। तो मैंने उस लिस्ट के अंदर एक चीज़ नोटिस की कि ना वो जिस तरह वो लिस्ट बन रही थी ना, एक बंदे ने पैसा दिया, उसका नाम लिखा गया और उसके आगे लिखा कि इस बंदे ने इतने पैसे दिए हैं। तो अगले बंदे की कोशिश होती थी कि वो बाकियों से हट के थोड़े ज़्यादा पैसे दे। समझो ज़रा इस चीज़ को। तो मैं देख रहा कि आहिस्ता आहिस्ता पैसों की जो अमाउंट है ना वो बढ़ती जा रही है, और जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसका नाम भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा है।
तो मैंने अपनी तरफ से वो चीज़ सोची ना कि यार अगर आपने कोई नेकी करनी है तो उसको ऐसे पब्लिश करने की क्या ज़रूरत है आपको। मैं अगर मस्जिद में 50,000 रुपये दे रहा हूँ तो अल्लाह जानता है मैं दे रहा हूँ, मैंने बंदों को दिखाने के लिए दिए हैं। तो मैंने बड़े आयरोनिकली ना, वो वज़ू वगैरह करके सर आ रहे हैं, मैंने सर से कहा, मैं कहा सर जी ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने ये चार्ट देख के सवाब देना है कि जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा उसी को सवाब मिलेगा। तो ना सर हंस पड़े कि यार तू अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक सोच रहा है कि ये जिस एंगल से मैं सोच रहा हूँ कि यार ये गलत बात है, मैं पसंद नहीं करूँगा कि अगर मैं कहीं पे इस तरह की कंट्रीब्यूशन करता हूँ ना तो मेरे बारे में लोगों को पता चले कि जी मैंने इतनी कंट्रीब्यूशन की है, नेचर है ना। तो सर ने कहा देख, दूसरा रुख इसका ये है कि जो बंदा पैसे दे रहा है उसका नाम और साथ उसके पैसे इस चार्ट के ऊपर लिखे जा रहे हैं। मतलब ये कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है कि किसने कितने पैसे दिए और मस्जिद को टोटल कितने पैसे अभी तक इकट्ठे हो चुके हैं। समझ आई मेरी बात की? ये उसका दूसरा रुख था। मैं सर की बात सुन के मैं एक दफ़ा हक्का बक्का रह गया कि यार इस तरह मैंने क्यों नहीं सोचा। मैं वहाँ पे अपने एंगल से बिल्कुल ठीक सोच रहा था ना कि यार मुझे ये चीज़ गलत लग रही थी कि लोग यहाँ पे ब्रैगिंग कर रहे हैं, वो अपना नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है कि टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है। मस्जिद की इंतज़ामिया भी तो ये कर सकती, किसी के दिल में बात आ सकती है ना कि मैं अगर मस्जिद को 1 लाख रुपया दे देता हूँ, वो इंतज़ामिया का कोई बंदा ना खा जाए, तो सबके सामने ट्रांसपेरेंटली वाज़िया हो कि टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, इस बंदे ने इतना दिया, इसने इतना दिया, टोटल इतना हो गया। अब वहाँ पे 2 नंबरी नहीं हो सकती। हर चीज़ को देखने के 2 एंगल्स होते हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपसे एक बात कही थी, मैं आपका देखने का अंदाज़ चेंज करना चाहता हूँ। अगर तो पुरानी चीज़ें लेके मेरे पास आओगे तो बर्बाद हो यार। वो गाड़ी होती है ना, गाड़ी के ऊपर, मेरी गाड़ी पे ना एक दफ़ा नई गाड़ी थी यार, बिल्कुल नहीं, उस पर डेंट पड़ा। तो वो डेंट पता है कैसे पड़ा था? मैं एक गली में से गुजर रहा तो ना, वो गोरा करा था, वो कहीं गुजरों का घर था। मैं काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे गलियों के अंदर एक दफ़ा फंसा हुआ था, ट्रैफिक बाहर जैम हुआ था, मैं गली के अंदर घुस गया गाड़ी लेके। तो वो उनके घर के बाहर गोरा उन्होंने खड़ा किया हुआ है, मैंने गाड़ी, बड़ी तंग सी जगह थी, मैं उसके पास से गुजारा, उसने टांग उठा के मारी मेरे ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे पे। अब वो शुक्र है उन्होंने ना वो उसके पाँव के नीचे वो स्टील का लगाया नहीं होता, वो नहीं लगाया हुआ था, तो उसकी टांग तो पड़ी मेरे दरवाजे को, ठक करके आवाज़ आई। मैं समझ गया ले भी इसके बिल्कुल पास से गाड़ी गुजरी है, ये डर गया, इसने टांग मार दिया। तो खैर मैं गाड़ी आगे लेके गया तो पेंट नहीं उतरा था, तो क्योंकि वो लोहे का वो लगा नहीं हुआ था, उसका जो भी होता है वो उसके पाँव के नीचे लगाते हैं। तो खैर डेंट ठीक ठाक किस्म का पड़ गया। मैं एक दफ़ा वो आम एक मैकेनिक के पास गया, डेंटर के पास गया, मैंने उसको बोला यार ये डेंट निकालो। उसने डेंट निकाला तो ना डेंट स्टिल अभी ना ठीक निकला नहीं था, उसमें अभी भी वो डेंटर की ज़ुबान में कहते हैं कि दाने बने हुए हैं, अभी भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक डेंट पड़ा था, तो ये निकालने की कोशिश की हुई या नहीं निकला सही। मैं फिर उसको लाहौर के एक बहुत मशहूर डेंटर के पास लेके गया, लिटरली जिस डेंटर के पास जाके ना वो एक डेंट को निकालने में ठीक ठाक टाइम लगाता था और पैसे भी अच्छे हाथ लेता था, क्योंकि जाहिर है वो जेन्युइन गाड़ी हो, आपको पता है कि उसका पेंट करवा लो, उसको पोटीन वगैरह लगवा के तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। तो मैं उस डेंटर के पास गया, उसने वो डेंट निकालने से इनकार कर दिया। आप में से कई लोग जानते हैं उसने इनकार क्यों किया। वो कहता है यार इसको पहले किसी और के हाथ लग चुके हैं, उसने अपने हिसाब से इसको निकालने की कोशिश की है, उससे नहीं निकला, मैं अब उसके किए हुए काम के ऊपर अपनी कारीगरी नहीं आपको दिखा सकता, मैं अब करूंगा तो शायद इससे भी बुरा हो जाए। ये पहले मेरे पास लेके आते, मैंने इसको ऐसे निकालना था कि जैसे कभी ये पड़ा ही नहीं था, और वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसके पास खड़ी गाड़ियां, उसके पास खड़े कस्टमर्स बता रहे थे, अपनी मोबाइल के ऊपर मुझे पिक्चर दिखा रहे थे कि इतना बुरा हाल था हमारे इस दरवाजे का, हमारे इस फेंडर का, हमारे बोनेट का, इस बंदे ने ये देखो गाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है। लग ही नहीं रहा था कि यार यहाँ पे कभी डेंट पड़ा है, लिटरली नहीं लग रहा था। तो कोई लाहौर से हुआ गाड़ी का डेंट निकालना हो, मुझे पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा आपको। वो बड़ा अच्छा शानदार यहाँ पे ना मेन मार्केट के अंदर वो काफ़ी मशहूर है। तो
समझ आई मेरी बात की? उसने हाथ नहीं लगाया कि इसको पहले किसी और के हाथ लग चुके हैं। तो अगर आप भी पहले किसी और से अपने डेंट डूंट निकलवाते रहे हो तो मेरे पास आए हो, तो यार मैं आपको उस तरह से आपकी नज़र को डेवलप ही नहीं कर पाऊंगा। आपको चाहिए फैंसी चीज़ें, आपको चाहिए जी वो अजीबो गरीब चार्ट के ऊपर जी ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और अजीब अजीब फैंसी वर्ड्स लेके नए से नए। उनको पता जी प्राइस एक्शन का वर्ड अब पुराना हो गया है, अब हम कोई नया वर्ड यूज़ करते हैं, फिर उससे कोई फिर स्मार्ट मनी, फिर ये वो पता नहीं क्या कुछ आपको दिखा के आपको पागल बना देते हैं। आपका सोचने का अंदाज ही बिगड़ा होता है, आपको एक्चुअल मार्केट का पता ही नहीं चलता कि यार ये सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करो। ठीक है, तो बस मैं इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं कह सकता। साइकोलॉजी की आपकी आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रही है, आज की भी और कल की भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।